तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो आज हमारे पास जो है हिंदी की सेकंड क्लास है और हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द या जो दो या तीन मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उनमें क्या क्या महीन से बारीक से अंतर होते हैं उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। और इसकी हम पहली वीडियो एक बना चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है या दूसरा पार्ट है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये उस हर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी व्याकरण या हिंदी शब्दावली आती है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, हर जगह आपको काम देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या, 12 साल की जो बच्ची होगी, 12 साल तक की जो बच्ची होगी उसे कन्या कहेंगे। इसके अलावा 12 से 18 यानी कि 13 से 18 आप कह सकते हो, 13 से 18 साल की जो बच्ची होगी उसे कहेंगे हम किशोरी। अच्छा, अब 18 से ऊपर, 18 से ज़्यादा उम्र की जो भी कन्या होगी या किशोरी होगी या बच्ची होगी उसे कहेंगे युवती। तो इसमें उम्र का फ़र्क है, कन्या, किशोरी और युवती। 12 साल तक कन्या, 18 साल तक किशोरी और युवती जो है वो 18+ में। ओके ओके। अब यहाँ पर अंतर आता है स्त्री और महिला। स्त्री और महिला, स्त्री और महिला में क्या अंतर है? देखिए, जो भी पुरुष का विलोम क्या हुआ? स्त्री। तो जो भी स्त्री है, ठीक है ना, जो दो ही लिंग है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो जो भी स्त्री है आम, वो कन्या है, किशोरी है, युवती है, जो भी सभी स्त्री हैं, चाहे वो कन्या है, किशोरी है, युवती है, वृद्धा है ना, विवाहिता है, अविवाहिता है, नवोड़ा है, अध्युड़ा है, जो कुछ भी है वो सब स्त्री है। लेकिन अगर वही स्त्री मैच्योर है, परिपक्व है, तो वो महिला है। जिसे बहुत माहिन सा अंतर है, जिसे समाज का अनुभव है, जिसे दीन का, दुनिया का अनुभव है, जो परिपक्व है वो महिला है। ये 18 साल की भी हो सकती है, 20 साल की भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल की हो लेकिन उसे दीन दुनिया कुछ पता ना हो, कोई अनुभव ना हो, तो वो स्त्री है। जो परिपक्व है स्त्री वो है महिला, ध्यान रखना। अब यहीं पर आता है विदुषी। जो स्त्री या जो महिला विद्वान है तो उसे हम विदुषी कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना ज़रूरी नहीं है कि जो विदुषी है वो महिला भी होगी, और ज़रूरी नहीं है कि जो महिला है वो विदुषी भी होगी। विदुषी वो स्त्री है। अच्छा, विदुषी कन्या भी हो सकती है, किशोरी भी हो सकती है, 12 साल की बच्ची भी अच्छी साहित्यकार हो सकती है, कवि हो सकती है, विद्वान हो सकती है। तो विदुषी विद्वान महिला। ओके, विद्वान स्त्री विदुषी। कुलांगार, कुल का नाश करने वाला, कुल के लिए अंगारा है ना। कुलांगार का मतलब क्या हुआ? कुल का नाश करने वाला। कुलदीप, कुलकाती के जो कुल का नाम रोशन करे अपने। कुलीन, जो ऊंचे कुल में जन्मा हो, कुलीन, ठीक है ना, इलीट कहते हैं इसको। उसके बाद कूप मंडूक। अच्छा, कूप मंडूक क्या, जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक मतलब सीमित ज्ञान रखने वाला, सीमित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला। मेंढक होगा ना, अगर उसे कुएं में डाल दो तो उससे उछला तो जाएगा नहीं, कुएं में रहेगा वो जीवन भर। तालाब का अगर मेंढक होगा तो बहुत बड़ा तालाब है, और अगर वो सतह पर रह रहा होगा तो वो काफ़ी सारा इलाका वो देख लेगा। लेकिन अगर वो कुएं में है तो उसे लगेगा यही जीवन है, यही संसार है, वो छोटा सा कुआं होता है ना। तो उसी तरह से हम कहते हैं ना, जिसे बहुत कम ज्ञान हो, जिसने बहुत दीन दुनिया ना देखी हो, तो उसे हम कूप मंडूक या कुएं का मेंढक कह देते हैं, है ना। कामरूप, कामरूप का मतलब क्या है? जो अपनी इच्छा के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल लेता हो, या अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर लेता हो, जैसा चाहे वैसा बन जाता हो, उसे हम कहते हैं कामरूप। कृतज्ञ, अगर आप आप पर कोई एहसान कर दे, उस एहसान को आप मानो तो आप कृतज्ञ हो, उस एहसान को आप ना मानो तो आप कृतज्ञ हो। ठीक है, तो कृतज्ञ और कृतज्ञ, किए हुए एहसान को मानने वाला कृतज्ञ है और ना मानने वाला कृतज्ञ है। ओके। कृपण, कृपण का मतलब क्या होगा? तब आप बताओ। कृपण, कृपण ये लिखा है, आप बताएं प्रियंका। हाँ, कंजूस, जो बहुत कठिनाई से पैसा निकाले। अच्छा, हिंदी में जैसे ये पैटर्न मैंने देखा ना, जैसे आप लोअर पीसीएस का मेन देंगे या पीसीएस का मेन देंगे, यूपीएससी का मेन देंगे, या जहाँ पर भी जहाँ एक वाक्यांश के लिए या एक शब्द आता हो, तो वहाँ पर अगर आप कृपण के आगे कंजूस लिख दें, यानी कि लिखने में अगर आपने कंजूसी कर दी तो एग्जामिनर मार्क्स देने में भी आपको कंजूसी कर देगा, 2 में से आधा नंबर दे के चला जाएगा। तो कृपण का मतलब है जो कठिनाई से पैसा निकालता हो, है ना। ओके।
वामलोचना, वामलोचना का मतलब सुंदर नेत्रों वाली स्त्री। अब नेत्र सुंदर हैं, ठीक है ना। अब कैसे हैं, क्या हैं, किस प्रकार के हैं, कमल के समान हैं, मछली के समान हैं या मृग के समान है, उससे कोई मतलब नहीं है। सुंदर नेत्रों वाली स्त्री वामलोचना। मृग माने हिरन, मृग के समान नैनों वाली मृगनैनी, मछली के समान नैनों वाली मत्स्य या मीन के समान नैनों वाली मीनाक्षी, कमल के समान नैनों वाली कमलाक्षी। ओके। जया, दारा और भार्या, ये तीनों जो शब्द हैं, जया, दारा और भार्या, ये जो तीनों शब्द हैं ये बताते हैं उस स्त्री को जिसका विवाह हो गया हो। वो स्त्री जिसका विवाह हो गया हो उसे आप जया भी कह सकते हो, दारा भी कह सकते हो और भार्या भी कह सकते हो। अच्छा, यहीं पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास वालों से नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं पूछूंगा, वाग्दान और वाग्दत्ता इसमें क्या अंतर होता है? वाग्दान और वाग्दत्ता इसमें क्या अंतर होता है? यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिए इसको अलग से, कॉपी पेन लिए बैठे हैं ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। जितनी ज़्यादा वीडियो फैलेगी उतना ज़्यादा मुझे हौसला मिलेगा। और मेरे तर्कश में लगभग सारे तीर हैं, हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, धीरे धीरे मैं आपको सभी कुछ प्रोवाइड कराता रहूँगा। यूपीएससी क्या, वनडे एग्ज़ाम क्या प्री, क्या मेंस, क्या इंटरव्यू, मैं आपको सब कुछ देता रहूँगा। लेकिन आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, क्या कह रहा था मैं? वाग्दान और वाग्दत्ता, क्या कह रहा था? इसका क्या अंतर है? वाग्दान और वाग्दत्ता का क्या अंतर है ना? जैसे सगाई हो जाती है ना, सगाई, तो आपने वादा कर लिया कि भाई हम अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से करेंगे, है ना। तो अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में देने का वादा कर लेना, वो है वाग्दान, है ना। और सगाई हो गई, शादी हो गई, तो वो हो गई वाग्दत्ता। ओके, वाग्दत्ता, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, पाणी ग्रहण, परिणीता, है ना, जिस स्त्री का विवाह हो गया हो परिणीता, है ना। आगे चलें। कामिनी, तो जो कामयुक्त स्त्री है उसे कामिनी कहते हैं। प्रमदा, अत्यधिक कामयुक्त स्त्री। मानिनी, प्रणय कोप वाली स्त्री। कांता, मनमोहिनी, यानी कि ऐसी स्त्री जिसको आप देखें और देख के आपका मूड अच्छा हो जाए, उसे हम कहते हैं कांता, यानी कि मनमोहिनी। रमा, रमा, अच्छा, रमा जो शब्द है ना, ये यहाँ पर सुंदरता से मतलब नहीं है। ऐसी स्त्री जिसके साथ आप समय बिताना पसंद करेंगे। हिंदी में इसके लिए एक शब्द लिखा, विहार योग्य स्त्री। तो विहार योग्य स्त्री का मतलब क्या हुआ? ऐसी स्त्री जिसके साथ आप कहीं घूमना पसंद करेंगे, है ना, उसे कह देते हैं रमा। ओके। कमल नैनी, बता चुका मैं आपको, कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री। अब यहीं पर एकदम से, अभी हम रमा, कांता, जया, भार्या की बात कर रहे थे, एकदम से हम आ गए कटुभाषी पर। तो बताएं गौरव, कटुभाषी, कटुभाषी, हाँ, सायना, क्या नाम आपका? सायमा। कटुभाषी का मतलब क्या हुआ? कटुभाषी का मतलब कड़वा बोलने वाला, है ना, कठोर वचन बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी। मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला, है ना, नहीं, मतलब उसे आप मिष्टभाषी कह सकते हो। मतलब मृदुभाषी को आप जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, बहुत ही पोलाइटली आपको दे रहा, बहुत धीरे से बोल रहा है, इज्जत से बोल रहा है, तो वो हो गया आपका मृदुभाषी। अब आप इसके लिए क्या शब्द लिखोगे? एक शब्द, है ना, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही विनयपूर्वक आपसे बात करने वाला, कोमलता से बात करने वाला, वो है मृदुभाषी। अल्पभाषी, अल्प माने कम, कम बोलने वाला, है ना, बोलने में कंजूसी करने वाला। और मितभाषी, अब मितभाषी का मतलब हम बताएंगे अंकित। मितभाषी, हाँ, ज़रूरत के साथ, जैसे कहते हैं ना मितव्ययी, ना बहुत ज़्यादा खर्चा ज़्यादा करे और ना कम खर्च करे, है ना, ज़रूरत के हिसाब से जितना बोलना चाहिए, जहाँ जितना जैसा बोलना चाहिए उसी हिसाब से बोलता है, ना कम ना ज़्यादा, या कह सकते हो सोच समझ के बोलने वाला मितभाषी। नैसर्गिक, एक शब्द सुना ना, वहाँ पर हम गए, वही नैसर्गिक छटा बिखरी हुई थी, है ना, तो जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ हो, नैसर्गिक। आपने गन्ने का बीज बोला और पेड़ खड़ा हो गया, है ना, खजूर का बीज डाला पेड़ खड़ा हो गया, नैसर्गिक है ना। और जो आर्टिफिशियल है वो नैसर्गिक नहीं है। ओके। कृत्रिम, जो स्वाभाविक रूप से पैदा ना हुआ हो या जो नैसर्गिक ना हो। आपने क्या किया? एक पेंटिंग बनाई पहाड़ की, ग्लेशियर की, है ना, या आपने क्या किया? एक मॉडल बना दिया ग्लेशियर नुमा, या चट्टान खड़ी कर दी, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं है, तो वो है कृत्रिम या आर्टिफिशियल। कंटकाकीर्ण, कांटों से भरा रास्ता। कंटकाकीर्ण का मतलब क्या हुआ? कांटों से भरा रास्ता, कांटों से भरा मार्ग। अब यहीं पर है अब्द।
अब्द का मतलब बादल। अब ज़रूरी नहीं है बादल बरसने वाला हो, अब्द का मतलब बादल, सामान्य बादल। आए बादल, जैसे लगान फिल्म में थे ना, शुरू में एक सीन आया था लगान फिल्म में, बादल आते हैं, घने बादल आते हैं, तो वो एक जो बोल नहीं पाता था वो ढोल बजाने लगता गांव वालों को दिखा करके, लेकिन बादल आया और आकर के चला गया, बरसा नहीं। सामान्य बादल, वो बरसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसे हम कहेंगे अब्द। अम्बुद, ऐसा बादल जो बरसता हो। अम्बुद का मतलब है जल देने वाला बादल, ऐसा बादल जो बरसता हो, अम्बुद। अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब सागर, अम्बुधि का मतलब सागर। अब्ज माने, अब्ज और अम्बुज दोनों का मतलब है कमल। अब्ज, अम्बुज और नीचे लिखा है मैंने यहाँ पर जलज, इन तीनों का मतलब है कमल। जलज का मतलब जल में रहने वाला या जल से उत्पन्न होने वाला। आमतौर पर हम कमल के लिए जलज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके पर्यायवाची हैं। तो अब्ज, अम्बुज और जलज ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। मृणाल, कमल की नाल, कमल का फूल ऊपर खिला हुआ है, पीछे उसके नीचे तना है, तो डंडी जो है उसे हम कहते हैं मृणाल। एक शब्द, एक वाक्य इसके लिए आप लिखेंगे कमल की नाल, मृणाल। ओके। तरणी, अणा पे बड़ी की मात्रा तरणी, ये इसका अर्थ है नौका, और अणा पे छोटी की मात्रा आप लगा दो तरणी, इसका अर्थ है सूर्य। ये सवाल खूब आता है, तरणी और तरणी में क्या अंतर है, और 99% मैं कह रहा हूँ आप एग्जाम में फिर से भूल जाओगे, इसको रट लेना। तरणी नौका और तरणी अणा पे बड़ी की मात्रा सूर्य, सॉरी अणा पे छोटी की मात्रा सूर्य और अणा पे बड़ी की मात्रा नौका। ठीक है। तरुणी यानी कि युवती, तरुणी का मतलब युवती। अच्छा, यहाँ पर रा पे छोटू की मात्रा है, बड़ों की मात्रा मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। मैंने कहा अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि मैं यथासंभव प्रयास ये कर रहा हूँ कि इसके द्वारा आपका वर्तनी शुद्धिकरण भी हो जाए। होता ना वाक्यों में और शब्दों में जो आप गलतियाँ कर देते हो, तो वो भी आपका सही हो जाए, तो ध्यान से लिखना, आदत डालना। तरुणी रा पे छोटी की मात्रा है। अब यहीं पर मिलते जुलते शब्द हैं तोष और तोष, शाशल्यम और शाषटकोण। यहाँ पर तोष का मतलब है संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन, और यहाँ पर शाशल्यम आपने लगा दिया तो इसका अर्थ है हिंसा। ठीक है ना, वायलेंस। ना पे छोटे की मात्रा तनु, तनु माने पतला, और ना पे बड़ों की मात्रा तनु, तनु माने पुत्र। उसी तरह से ये तनुजा, तनुजा माने पुत्री। ओके। तमा और तम, तम माने होता है अंधेरा और तमा माने रात। ओके। तम माने अंधेरा और तमा माने रात। अकथ, अकथ, अच्छा अकथ का मतलब क्या होगा अभी? अकथ, अकथ, जो अभी तक कहा ना गया हो, ऐसा नहीं है जो जिसे कहा ना जा सके, ऐसा नहीं है, जो कहा ना गया हो, अकथ। ठीक है ना। अथक, जो थके ना, है ना। कौन है अथक, बताएं, किसी चीज़ का एग्जाम्पल दें आप। अथक कौन है? अथक है बोलें। सूर्य, सूर्य कभी थक रहा? धरती भी तो अथक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, कभी थक रही है ना? नहीं थक रही ना। जिस दिन धरती ने घूमना बंद कर दिया फिर क्या होगा? जहाँ दिन होगा वहाँ दिन हो जाएगा, और जहाँ रात होगी वहाँ रात ही होगी, है ना। यही तो होगा, और क्या होगा? ठीक है। किसके? अगर अपनी धरती ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया और सूरज के चारों ओर घूमना बंद कर दिया तो फिर ठीक हो गया, फिर हर जगह एक सही मौसम होगा। जहाँ गर्मी तो गर्मी, जहाँ सर्दी तो सर्दी, है ना, और जहाँ बारिश तो फिर वहाँ बारिश ही होगी। लेकिन वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हमारा भारत क्यों महान है? हम कहते हैं ना भारत महान है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे भारत के महान होने की। एक तो गांधी जी हुए हैं यहाँ पर गांधी भी हुए हैं, बादशाह अकबर भी हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर पंडित नेहरू भी हुए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए हैं। तो ये तो हैं ही, ये तो हमारी महानता को बताती हैं। इसके अलावा भारत महान इसलिए भी है कि यहाँ पर अनेक संस्कृतियाँ मिलती हैं, है ना, सभी साथ रहती हैं, अनेक प्रकार की जलवायु, अनेक प्रकार के मौसम मिलते हैं। आप देखो गर्मी भी है, वर्षा भी है, तो सर्दी भी है, तो यहाँ पर हेमंत भी है, तो यहाँ पर शरद भी है ना। समझे ना, अलग अलग तरह के मौसम, अलग अलग तरह की ऋतुएं। इसीलिए इंडिया में, स्पेशली भारत में, दुनिया की लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। दुनिया की, अब ये तो नहीं कहा साहब, मैं ये नहीं कह रहा सभी प्रकार के जीव जंतु, क्योंकि कंगारू तो नहीं मिलता है यहाँ पर, लेकिन अगर कंगारू को आप यहाँ पर ले आओ तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा शायद। तो दुनिया की लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती हैं, है ना। गन्ने की चीनी भी खा सकते हैं आप, खजूर की भी खा सकते हैं, और चुकंदर की भी खा सकते हैं। तो ये भी हर मौसम में हमारे यहाँ, ना। हाँ, तो भारत यूँ ही थोड़ी महान है, भारत की महानता की बहुत सारी वजह हैं। ओके। और इसी महान देश में आप पैदा हुए हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं आप, है ना, कितने भाग्यशाली हैं। लीबिया में पैदा हुए होते तो लीबिया में, अरे यहीं पे बताया चलूँ, थोड़ा सा भटक गया मैं। लीबिया में अमेरिका पहुंचा,
इराक में अमेरिका पहुंचा, अफ़गानिस्तान में अमेरिका पहुंचा, और कहाँ कहाँ पहुंचा अमेरिका शांति स्थापना के लिए। सीरिया में पहुंचा अमेरिका शांति स्थापना के लिए, और कहाँ कहाँ पहुंचा अमेरिका, है ना। अमेरिका जहाँ पर भी शांति स्थापना के लिए पहुंचा है उसने बेड़ा गर्क कर दिया उस देश का। सद्दाम हुसैन ने नियंत्रण था, सद्दाम हुसैन का इराक फल फूल रहा था। कर्नल गद्दाफी, मैं इनको बढ़ावा नहीं दे रहा किसी सद्दाम को, किसी कर्नल गद्दाफी को, या किसी को, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब देश एकीकृत थे, इकट्ठे थे, लेकिन जहाँ पर अमेरिका पहुँचा डेमोक्रेसी लाने के लिए या लोगों का विकास करने के लिए, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। लीबिया में आज कोई सरकार नहीं है, अलग अलग मिलिशिया गुट हैं, अलग अलग कबीले हैं, और जिसे जहाँ मौका मिला है उसने वहाँ पर कब्जा कर रखा है। इराक में भी यही हाल है। ओके चलें। इससे क्या होता है कि जब किसी देश में अस्थिरता हो जाती है, अशांति हो जाती है ना, किसी देश में अस्थिरता अशांति हो जाती है, तो उसके पड़ोसी देशों को उसके नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई सरकार होती नहीं है जो आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण कर सके। अब वो जो आपराधिक तत्व होते हैं वो नशे के तस्कर, आतंक के खिलाड़ी, है ना, अफीम के तस्कर, जितने भी अराजक तत्व हैं वो अपने आसपास के देशों को परेशान करते हैं। अब हमारी सीमाएं हैं कि हम दूसरे देश में जाकर के कैसे वहाँ पर उनको पकड़ें, या कैसे उनको अरेस्ट करें, या कैसे उनको पनिशमेंट दें। वहाँ कोई सरकार नहीं है तो वो खुलेआम घूमते हैं। चलें, खैर कहाँ थे? हाँ, तो तनुजा, पुत्री, तमातम, ये सारा हो गया। अथक, जो कभी थके ना। अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। अनुसरण का मतलब किसी के पीछे पीछे चलना। जैसे आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? अपने गुरुओं का अनुसरण कर रहे हैं आप, है ना। गुरुओं का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। गुरु का अनुसरण कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। जैसे वो आपको जीवन जीने का तरीका बता गए उसी के अनुसार से आप काम कर रहे हैं। तो अनुसरण का मतलब पीछे पीछे चलना, है ना। अब एक होता है अनुकरण। कहते हैं ना बच्चों में अनुकरण की शक्ति बड़ी प्रबल होती है ना। जैसे घर में होते हैं ना दादा दादी होते हैं ना, तो दादा दादी भाई उम्र के साथ फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं, तो बलगम इकट्ठा हो जाता है, खांसते रहते हैं। पता चला दादा दादी रात भर खांस रहे हैं, तो मज़े मज़े में जो घर में छोटे नाती पोते बच्चे होते हैं ना, तो वो उन्हीं की तरह खांसने लगते हैं। हम लोग प्यार प्यार में, बेटे दादा कैसे खांसते हैं, बताता। हम उनको देख के खुश होते हैं। बेटे दादा कैसे चलते हैं, है ना, हम उनको देख देख के खुश होते हैं, है ना। बेटा बिल्ली कैसे मुँह धोती है, तो वो पैर को ऐसे ऐसे करके अपना मुँह धोने का तरीका दिखाने लगता है। इसको कहते हैं अनुकरण, यानी कि नकल करना। ओके, अनुकरण का मतलब नकल करना, अनुसरण का मतलब पीछे पीछे चलना। ठीक है। अनुभव, ऐसा ज्ञान जो मन द्वारा अर्जित किया गया हो। अब देखो महात्मा बुद्ध बैठ गए, है ना, एक जगह पर तपस्या लगा करके बैठ गए, ध्यान लगा करके बैठ गए वो, तो अब उनके मन में विचार आ रहे होंगे, और सो थोड़ी गए होंगे वो। महावीर स्वामी, है ना, और महात्मा बुद्ध, अब वो एक जगह पर तपस्या करके साधना में वो बैठ गए, लीन हो गए, है ना। उन्होंने अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, और वो सोचने लगे, संसार के बारे में सोचने लगे, संसार की समस्याओं के बारे में सोचने लगे, है ना। आर्किमिडीज भी ध्यान लगा करके बैठ गया, उन्होंने एक सार पाल लिया संसार का, ब्रह्म का, ब्रह्मांड का, ज्ञान का, आत्मा का, परमात्मा का, मोक्ष का सार पा लिया, है ना। किससे? मन से मनन किया ना। तो मन द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो होता है अनुभव, और ऐसा ज्ञान जो आप अपनी इंद्रियों से पाते हैं वो होता है अनुभूति। बचपन में सभी हीटर से या मोमबत्ती से जलते हैं, है ना। आग से बच्चा भागता ना हीटर की तरफ को, चूल्हे की तरफ को भागता है ना। कितने उसे कहो बेटे ना हाई, बेटे हाई, बेटे हाई। बेटा हाई जब तक नहीं मानेगा जब तक कि वो जलेगा नहीं, जब वो जल जाएगा तो पीछे पीछे रहेगा, हाँ भाई यहाँ पर दिक्कत होगी, है ना। तो क्यों कि उसको गर्म लगा ना, तो वो इंद्रिय द्वारा अर्जित ज्ञान है ना। ओके, इंद्रिय द्वारा अर्जित ज्ञान है। ओके, ठीक है साहब। तो इंद्रिय द्वारा अर्जित ज्ञान अनुभूति, और मन द्वारा अर्जित ज्ञान अनुभव। अनुपम अद्वितीय, अनुपम वो है जिसकी आप कोई भी, जिसके लिए आप कोई भी उपमा ना दे सकें, या कह सकते हैं आप जो हैं उससे आप किसी को भी कंपेयर ना कर सकें। अनुपम कौन है इस संसार में? ईश्वर। ईश्वर अनुपम है, अद्वितीय भी है ईश्वर। अद्वितीय का मतलब क्या है? जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय, है ना। तो ईश्वर अद्वितीय भी है और अनुपम भी है। क्या ईश्वर को आप किसी से सादृश्यता ईश्वर की आप किसी से बना सकते हो? किसी से मेल कर सकते हो ईश्वर का कि भाई ये ईश्वर जैसा है ना? अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो, और अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। जैसे हमारा चैनल है ना यूनिक IAS अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी, तो ये भी यूनिक है, अद्वितीय है, हमारे जैसा चैनल और कोई नहीं है। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो हम दावा कर रहे हैं उसको आप सिद्ध कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, यूनिक। ओके, आगे चलें। अस्त्र और शस्त्र, ये भी खूब आता है। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा हाथ। ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए,
है ना, बंदूक, तलवार और लाठी, है ना। ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, ऐसे ऐसे करके तलवार है ना, वो कहता है शस्त्र। और ऐसा हथियार जो फेंक करके चलाया जाए, भाला, तीर, है ना, मिसाइल, ये हैं आपके अस्त्र। जैसे सुना, अगर आप भूल जाए ना तो अस्त्र क्या है, मिसाइल है। अस्त्र एक मिसाइल का नाम भी है ना, तो फेंक करके तो चलाते हैं, है ना। तो अस्त्र ऐसा हथियार जो फेंक करके चलाया जाता है, और शस्त्र ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। ओके। अनूठा। अब अनूठा और अनोखा ध्यान से सुनना है इसको। अनोखा वो हुआ जो अपनी जाति में, अपने ग्रुप में सबसे बेहतरीन हो, सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे मोर में सफ़ेद मोर, है ना, शेरों में सफ़ेद शेर, हाथियों में सफ़ेद हाथी, है ना, वो क्या हैं, अनूठे हैं, है ना। और पक्षियों में आपका मोर, और क्या है आपका उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल, है ना। बहुत ही खूबसूरत है ना ये। कितने रंग का पक्षी है मोनाल? आज क्या नाम आपका, साइमा? मोनाल जो पक्षी है हमारा राज्य पक्षी, कितने रंगों का है? हाँ, 9 रंग है उसमें, शाबाश, ठीक है ना। मोनाल जो था, संविधान सभा में जब वोटिंग हुई थी राष्ट्रीय पक्षी बनाने के लिए, तो मोनाल मोर से 1 वोट से हारा था, ठीक है। ओके, तो ये मोर हैं, मोर जो है पक्षियों में अनूठा है ना। अब अनोखा क्या है, सॉरी मैं क्या कुछ उल्टा बोल गया क्या? अनोखा वो है, मैं यहाँ पे कुछ उल्टा बोल गया। अनोखा वो है जो आम तौर पर हर जगह दिखाई ना देता हो। तो अगर मैं पीछे मोर को या मोनाल को अनोखा बोल गया हूँ तो गलत है। तो अनूठा वो है जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो, जो अपने ग्रुप में, अपनी जाति में सबसे बेहतरीन हो, सबसे खूबसूरत हो, ठीक है, वो है अनूठा। और अनोखा वो है जो आमतौर पर हर जगह ना दिखता हो। तो सफ़ेद हाथी, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो हैं क्या हैं, अनूठे हैं। और अनोखे वो हैं जो आमतौर पर हर जगह ना दिखते हों, जैसे साइबेरियन सारस, है ना, उस्ताद मंसूर का चित्र है ना, साइबेरिया का बिल्ला सारस, तो वो है अनोखा। अनोखा जो आमतौर पर हर जगह ना दिखाई देता हो, अनूठा वो जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो। ओके। अच्छा, मनुष्यों में अनूठे कौन हैं? मनुष्यों में अनूठे कौन हैं? बहुत सारे मनुष्य हैं जो अनूठे हैं। राजनीति में गांधी जी अनूठे हैं, है ना। कैसे अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग करके अंग्रेजों को मार भगाया, है ना, ऐसे सोचो। ओके, आगे चलें। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य का मतलब क्या हो गया? जिसकी कोई कीमत ही ना हो। आपकी जान की कीमत क्या है? अनमोल। अमूल्य माने अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। जान की कोई कीमत है भाई? एक तरफ पूरी दुनिया की बादशाहत और एक तरफ आपकी जान। बादशाह अकबर से आखिरी समय पूछते हैं, हाँ भाई बता, ज़िंदगी चाहिए या बादशाह चाहिए? वो ज़िंदगी तो मांगता है ना। तो अनमोल या अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। बहुमूल्य क्या है? जैसे कोहिनूर हीरा है, बहुत ही कीमती है। बेशकीमती कहते हैं ना, बेशकीमती, उर्दू में एक शब्द आ जाएगा बेशकीमती, यानी कि बहुमूल्य, बहुत महंगा, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। अयश और अयस, सासेब और शाशल्यम। अयश का मतलब बदनामी, यश का विलोम हो गया। यश में आपने आ उपसर्ग लगाया, विलोम हो गया। अयश का मतलब बदनामी, और सासेब वाला अयश जो है, इसे आप कह सकते हो फौलाद या लोहा, है ना। वैदिक काल में ये शब्द आया ना, श्यामस लोहित अयस, है ना। अग। अग का मतलब मैंने यहाँ अचल स्थावर भी लिखा है। पहाड़ का या पर्वत का एक पर्यायवाची है अग। अग का मतलब है जो एक ही जगह पर रहे। इसे आप अचल भी कह सकते हो, स्थावर भी कह सकते हो। ऐसी वस्तु या वो जो एक ही जगह पर रहता हो, उसे कहते हैं अग। अध, पाप मैल। अध का मतलब शरीर वाला मैल नहीं, पाप मैल, जो पापों वाला मैल है ना, वो है अध, है ना। शरीर का मैल तो सुबह को साबुन से नहा करके धो लोगे, लेकिन जो पापों का मैल है वो तो भैया नहीं धुलता, गंगा जी में नहीं धुलता वो, है ना। एक चुटकुला भी है ना कि गंगा जी में स्नान करके वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हुए हों, जो जानबूझकर किए गए पाप हों वो नहीं धुलते हैं। उन पापों के बदले में तो नरक में तल नहीं पड़ेगा पकड़ों की तरह, ठीक है। चलिए भाई, हाँ। अतिथि, है ना। अच्छा, अतिथि का मतलब मेहमान कह सकते हो आप, लेकिन मेहमान कब टपक जाए कुछ पता नहीं ना। अच्छा, आजकल हम लोग, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने कैरियर कॉन्शियस हो गए हैं, अगर कोई घर में कोई मेहमान आए तो आने से पहले सोचते हैं ये जाएगा कब सोचते हैं ना, मुझे अपनी दुकान पे जाना, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, होता है ना। फिर कब जाएगा यार ये, 1 घंटा 1.5 घंटा, चाय नाश्ता सब हो गया, जा ही नहीं रहा मेहमान, बैठ गया 10 मिनट से, है ना। तो कब टपक जाए कुछ पता नहीं होता ना। तो अतिथि, आपने देखा होगा ना, मेहमान आने बहुत कम हो गए,
तो खैर, तो ये तो हम बात मजाक में कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, ना किसी का वेलकम करने का और ना किसी के यहाँ जाने का। इतने सारे काम हो गए हैं। कोई एक ज़माना रहा होगा, लोग फ्री होते थे, भाई धान के समय में धान बो लिया, अब धान बोने के समय बिजी हैं, धान काटने के समय बिजी हैं, गेहूँ बोने के समय बिजी हैं और गेहूँ काटने के समय बिजी हैं। इसके अलावा बिल्कुल फ्री हैं। कोई त्यौहार ऐसा है जो फसल के समय आता हो, बिल्कुल फसल तैयार खड़ी हो, त्यौहार आ गया हो। बैसाखी तो आता है, लेकिन वो फसल कटने का त्यौहार है ना। आप देखो ना, बहुत सारे तीज त्यौहार हमारे जो आते हैं फ्री, जो खाली मौसम है। रक्षाबंधन किस समय आता है? बारिश का मौसम। धान में भी निराई विराई हो जाती है, उसके आराम से फिर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, फिर आ जाता है रक्षाबंधन है। ओके, धान वान कट जाता है, फिर दिवाली आती है। ओके, तो हम क्या कह रहे थे, हम लोगों के पास ना समय बहुत कम हो गया। अब हम लोग बहुत ही उलझ गए हैं, बहुत सारे काम धंधे हम करने लगे। दूसरा है ना, आने जाने के साधन बहुत तेज़ हो गए हैं। पहले क्या है, मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार जो है दिल्ली में है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, उसकी कुशल क्षेम पूछनी है आपने, है ना, बेचैन हो रहे हैं आप उसको देखने के लिए, है ना, व्यग्र हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल हो रही है ना, व्हाट्सएप कॉल हो रही है, गूगल मीट पे कॉल हो रही है ना, एक एक घंटे बातें हो रही हैं, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बातचीत हो गई आराम से। तो कम्युनिकेशन के, संचार के साधन इतने हो गए ना कि हमारा मिलना वैसे ही वर्चुअल मिलना सहज हो गया है। इसके अलावा अगर कहीं जाना भी है तो सुबह आराम से अपना कार या बाइक उठाई, 1 घंटे मिले और आ गए। पहले जब यातायात के साधन नहीं थे तो शाम को आ गए, अब भी शाम ढल गई, अब घर कैसे पहुंचेंगे? अब तो हर जगह ट्रेन, बस, हवाई जहाज है, नहीं तो कार बाइक है ही, निकल लिए रात को 10 बजे। पहले ये साधन थे नहीं, तो अब रात रुक के जाएंगे, अब रात रुक गए तो सुबह का नाश्ता भी होगा, नाश्ता होते होते 12 बज गए, अब खाना खा के जाएंगे, है ना। अब किसी के पास समय नहीं है। ओके, आगे चले। तो अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आतिथ्य, आतिथ्य, अतिथि की सेवा सत्कार में जो कुछ भी आप करते हो आतिथ्य। ओके, है ना, है ना, अतिथि की सेवा सत्कार में जो कुछ भी आप करते हो वो है सारा आतिथ्य। ओके, आतिथ्य, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा कौन करते हैं? घर के छोटे बच्चे, है ना। और चुटकुला भी चलता है ना, मीम्स बनते हैं व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह कि घर में जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनका आधा समय तो मेहमानों को लाने और छोड़ने में ही चला जाता है ना। आतिथ्य, अतिथि की सेवा करने वाला। बड़े भाई साहब बैठ जाते हैं मेहमान के साथ सोफे पे, हाँ सोनू पानी ले आओ, हाँ सोनू चाय, अरे सोनू समोसे नहीं आए, अब सोनू अंदर अंदर कोड़ रहा है। ठीक है, ओके चले। हाँ, आदि और व्याधि, ये खूब आता है। आदि, है ना, आदि जो होता है मानसिक कष्ट होता है, बड़ा ख़राब होता है ये मानसिक कष्ट, ज़िंदगी तबाह कर देता है ना। आपको चोट लग गई, शरीर में कोई हाथ दुख गया तो वह है व्याधि, वह है शारीरिक कष्ट। आपके शरीर में कोई कष्ट है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सुन्न हो रहा है, वो शारीरिक कष्ट है। आदि जो है वो मानसिक कष्ट है, इससे बचो भैया, ये डिप्रेशन की तरफ को ले जाता है। आनंद, जिसे कहते हैं ना, आज मूड बड़ा अच्छा है, पता नहीं क्यों है लेकिन मूड बड़ा अच्छा है। सुबह सुबह उठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, या सुबह सुबह तैयार होकर निकले, कोई सामने अच्छा जान पहचान वाला मिल गया जिसको देख करके आप प्रसन्न होते हैं, मूड अच्छा हो गया, है ना। सुबह सुबह उठ के चले तो बच्चे ने अच्छे से आपकी गोद में आकर के बैठ गया, या आपको कोई पेट है उसने आपको अच्छे से सहला लिया, मूड अच्छा हो गया, है ना। तो चित्त में उल्लास का भाव, इसके लिए क्या लिखेंगे आप? चित्त में या मन में उल्लास का भाव, है ना। सुबह सुबह निकले, है ना, मम्मी ने या बहन ने या जिनकी शादी हो रखी है पत्नी ने अच्छे से बोल के नाश्ता करा दिया, बिना किसी ताने दिए, हैं बिना ताने दिए और बहुत बिना ज़्यादा डिमांड किए नाश्ता करा दिया, मूड अच्छा हो गया। और इधर आप नाश्ता कर रहे हैं, उधर ताने चल रहे हैं, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये ना बोला ना, तो मूड खराब हो गया आपका, है ना। वो कहाँ निकाल रहे हैं जाके? फिर ऑफिस में। ओके, तो चित्त में उल्लास का भाव आनंद है। और अगर आपका कोई काम बन जाए, कोई व्यक्तिगत इच्छा है आपकी, वो पूरी हो जाए, है ना, रात को 8 बजे के बाद, है ना, है ना, है ना, तो समझ रहे हैं ना मेरी बात, 8 बजे के बाद है, अच्छा ठीक है ना। या मतलब जो कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, 8 बजे के बाद, समझ गए, है ना, नहीं समझे तो तुम बच्चे हो, ठीक है, तो नहीं तुम 8 मत बजाना। ओके, तो अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच आज होगा, शाम को 5 बजे शुरू होगा, तो आपका पूरे दिन आज मूड अच्छा है, आज मैच देखेंगे, सारा काम आपने निपटाया, आराम से बैठ करके मैच देखेंगे, और इंडिया जीत गया तो आप हो गए प्रसन्न। आप क्या चाह रहे हैं भाई, मैच हो, इंडिया जीत जाए, तो वो व्यक्तिगत इच्छा थी आपकी, आप प्रसन्न हो गए, है ना। अच्छा, अगर बारिश हो रही है, बारिश होगी, आपका मन कर रहा है पकौड़े का, है ना, आपका मन कर रहा है पकौड़े का, यार पकौड़े, बारिश में मूड अच्छा हो जाता है। वैसे बारिश अगर हो और धीमी धीमी रिमझिम फुहार हो रही, रिमझिम गिरे सावन वही वाला ना, तो आपका मूड अच्छा होगा, उसी में पकौड़े मिल जाएं तो प्रसन्न हो यार, है ना। तो व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति से, अब भाई देखो इच्छा अपनी अलग अलग है, किसी के पास कार है तो वो जेट लेना चाह रहा है ना, जेट मिल जाए, तो भाई जितना बड़ा उसके पास धनवन होगा उतनी बड़ी इच्छाएं होंगी, है ना। हम आप लोग तो चाय पकौड़े में खुश हो जाते हैं ना,
ओके। शाम को घर जाएंगे, एक गर्म चाय मिल जाए अदरक इलायची वाली तो प्रसन्न हो गए, ना मिले तो बैठे हैं अलग को साइड में को, है ना। ओके, तो व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति अगर हो जाए तो वो है प्रसन्नता, है ना। भाई कोई राजनीति में है वो तो तभी प्रसन्न होगा जब प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना, तो तभी प्रसन्न होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द आता आतंक। आतंक का मतलब है बलवान से भय, बलवान के डर से उत्पन्न भय, इसको हम कहेंगे आतंक। और त्रास, यहाँ पर त्रास के लिए मैंने आके लिखा शब्द व्याकुल, है ना। मान लो आपको कोई मारने आ रहा है, आपको पता चल जाए, है ना, तो मन में आपके भय है, उस भय का एक एक्सप्रेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, यार इमरान बचाइयो, इमरान बचाइयो, वो आ रहा, पुलिस को फोन लगाओ, इसको करो, उसको, कॉल नहीं उठ रही, वो नहीं उठ रही ना, तो ये है व्याकुलता, बेचैनी, व्याकुलता या बेचैनी, ठीक है ना। ओके। स्नेह, स्नेह जो होता है प्रेम का वो रूप है जो आप छोटे बच्चों से करते हो, है ना। अच्छा, एक गाना सुना आपने कामचोर फिल्म का, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, है ना, बड़ा अच्छा गाना, कभी आप सुनना, हाय बेदर्दी तुझ संग प्रीत लगाई सजना। तो प्रीत का मतलब ये है कि जो प्रेम का या स्नेह का ये विशेष प्रकार है, आमतौर पर ये विपरीत लिंगों के बीच में होता है प्रीत। प्रणय, किसी स्त्री द्वारा पुरुष को प्रीति के लिए निवेदन करना या पुरुष द्वारा स्त्री को प्रीति के लिए निवेदन करना, वो है प्रणय। यानी जो स्त्री पुरुष या युवक युवतियों के बीच में जो रोमांस है या प्रेम है उसे हम कहते हैं प्रणय, है ना। जैसे आप लोग कहते हो ना प्रपोज करना, हिंदी में उसे कहते हैं प्रणय निवेदन, ओके, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम है उसे हम कहेंगे प्रणय। भाषण और अभिभाषण, ठीक है। अब जैसे मेरे सामने ये स्टूडेंट बैठा, अभी मैं आपको जो अंतर बता रहा हूँ प्रीत प्रणय और भाषण, ये क्या है, स्नेह प्रीत और प्रणय का, है ना। जब हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ते थे ना, तो जब हमें गुरुजी पढ़ा रहे तो हम भी ऐसे ही हंस रहे थे जैसे आप हंस रहे हो, मुँह को इधर उधर करके, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे उम्र के साथ हम परिपक्व हो गए, क्या हो गए, मैच्योर हो गए ना, परिपक्व हो गए। हम पता चल रहा है कि हाँ इन शब्दों के अर्थ बता रहे हैं हम। तुम्हारी इस उम्र में जब हम थे तो हम भी ऐसे ही हंस रहे थे जैसे तुम हंस रहे हो, शब्दों के अर्थ हैं, यही तो एग्जाम बनाएंगे, यही कलेक्टर बनाएंगे, ठीक है। नो हंस रहा है? बता, स्नेह का अर्थ क्या है, बच्चों से प्रीति, है ना, प्रेमी प्रेमिका वाला भाव, है ना। और प्रणय का मतलब किसी को प्रपोज करना, है ना, विल यू मैरी मी, है ना। ओके, किया किसी को प्रपोज, अरे बता दे, किया किसी को? मैंने भी नहीं किया। ओके, भाषण और अभिभाषण, ओके, भाषण और अभिभाषण। हाँ वो हंस रहा है, मैं क्यों हंस रहा, ओके, बी सीरियस। भाषण और अभिभाषण। अब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये भाषण है। किसी समूह के सामने अपने विचार पेश करना है, प्रस्तुत करना, ये भाषण है, लेक्चर है। अभिभाषण खास मौक़ों पर, है ना, मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी है, या हमारी कोचिंग का बर्थडे है, उस मौके पर हम कुछ बोल रहे हैं आपसे, तो वो अभिभाषण है। आमतौर पर हमारे राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में आप जानते होंगे, तो राष्ट्रपति संसद में आते हैं ना अभिभाषण के लिए, तो खास मौक़ों पर आते हैं। कब आते हैं? लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब पहले सेशन की पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और जब भी साल का पहला सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। ओके, अभिभाषण। विशिष्ट अवसरों पर समूह के बीच में अपने विचार व्यक्त करना, वो है अभिभाषण। ओके, तो हिंदी वन लाइनर, ये नहीं, हिंदी वन लाइनर नहीं कहेंगे इसको, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका, उस वीडियो का ये दूसरा भाग पूरा हो चुका है। इसके तीसरे भाग में भी मैं आपसे मिलूँगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।